नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेयर या वातावरण। दोस्तों, जियोग्राफी और एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है उसका नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो वातावरण की सबसे गर्म परत के रूप में जानी जाती है। थर्मोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। आप देखो यहाँ पे ये जो 5 परतें आपको दिख रही है, धरती के सबसे पास में जो परत है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो थर्मोस्फेयर है सबसे गर्म परत मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, थर्मोस्फेयर सीधे मेसोस्फेयर के ऊपर और एक्सोस्फेयर के नीचे है। एक्सोस्फेयर जो बाह्य मंडल है उसके नीचे और मध्य मंडल के बीच में है थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे ग्रह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग ये 90 किलोमीटर ऊपर यहाँ मानी जाती है। 500 से 1000 किमी, लगभग 311 से 621 मील के ऊपर तक ये थर्मोस्फेयर फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यह है थर्मोस्फेयर जो सबसे गर्म परत है वातावरण की या वायुमंडल की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइग्रोमीटर। एक है हाइड्रोमीटर, पर इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर, नॉट हाइड्रो। ये हाइड्रो अलग है और हाइग्रो अलग है। तो हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। देखते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापी, जिसको हम हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, उससे मापी जाती है। हाइग्रोमीटर हवा, मिट्टी, सीमित स्थानों में जो जल वाष्प की मात्रा है उसको नाप सकता है। ये हाइग्रोमीटर 2 तरीके का आता है, एक एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा सटीक आंकड़ा बताता है। तो हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य तप की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? दोस्तों, सूर्य तप की जो तीव्रता है अक्षांश के ऊपर निर्भर कर रही है। देखो कैसे, पृथ्वी का छोटा आकार और सूर्य से दूरी के कारण जो सूर्य ताप है उसकी मात्रा जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण है उसकी तुलना में बहुत कम है। एक तो पृथ्वी का आकार सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है, और दूसरी जो पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो दूर है। जो सूर्य से किरणें निकल रही है, विकिरण है, पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है जितनी सूर्य से निकल रही है। पहला तो ये रीजन है। दूसरा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर जो प्राप्त सूर्य ताप है उसकी मात्रा हर जगह समान नहीं रहती है। ये जो मात्रा है एक तो समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार, मतलब पृथ्वी की कौन सी स्थिति उसके अनुसार भी चेंज होती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे अधिकतम वार्षिक सूर्यताप देखने को मिलता है, और जो ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव है वहां पे ये धीरे धीरे कम होता जाता है तापमान। और आपको पता है सूर्य का ताप है गर्मियों में अधिक रहता है और सर्दियों में ये ताप कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कई फैक्टर जिम्मेदार है सूर्य ताप के लिए, जो हमने उनमें से एक इम्पोर्टेंट बात की स्थान और समय की। ठीक है, तो ध्रुवों पे कम रहता है तापमान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसा हमने बात की ज्यादा रहता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी की कई परतें हैं, तो सबसे भीतरी परत है उसको कहते हैं कोर। देखो कैसे, ये देखो बाहर वाली जो संरचना उसको क्रस्ट कहते हैं, भू पर पट्टी जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, बाहर वाली सबसे बाहर वाली संरचना। फिर आता मेंटिल, फिर आता बाह्य कोर, आउटर कोर, और फिर आता इनर कोर जिसको हम कहते हैं कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत या पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ये लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे तक फैली हुई होती है। ये जो येलो वाला पार्ट है 3500 किलोमीटर के दायरे में फैली होती है। इस परत से आयरन और निकल चीज निकलता है, Ni और Fe, निकल और आयरन, ये दोनों इसी परत से निकलते हैं, इनर कोर से, जो धरती के। आज टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 2750 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस इंटरनल कोर का, जो पृथ्वी की इनर कोर, इसका टेम्परेचर रहता है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये इंटरनल कोर। जैसे जैसे धरती के अंदर जाएंगे हम दोस्तों, गर्म तापमान देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा गर्म तापमान हम इनर कोर में ही देखने को मिलता है, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सबसे इनर कोर है पृथ्वी की, भीतरी कोर। वायुमंडल की परतों को सही क्रम में सही विकल्प में चुने। तो दोस्तों, वायुमंडल की जो परतें हैं, सबसे पहले शोभ मंडल, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखते हैं, ये सबसे पृथ्वी है और सबसे पास में है ट्रोपोस्फीयर जिसको शोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल हमारा, फिर ये मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और ये एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। ये 5 मंडल आप देख रहे हैं, ये परतें हैं पृथ्वी की वातावरण की, ये वायुमंडल की 5 परतें आप देख रहे हैं। तो सबसे पास वाली परत जिसको कहते हैं शोभ मंडल, और इसकी ऊंचाई ये दोस्तों 13 किलोमीटर तक है। धरती से 13 किलोमीटर ऊंचे तक हमें देखने को मिलता है शोभ मंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद आता है दोस्तों समताप मंडल, इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 50 किलोमीटर तक। जनरली जो घरेलू जो फ्लाइटें होती है ट्रोपोस्फीयर में चलती है, जो शोभ मंडल में,
और जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो थोड़ी और ऊपर चलती है, वो चलती है समताप मंडल में लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, यहाँ पे बैलून्स, गुब्बारे वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत है। जो ओजोन परत हमने नाम सुना है दोस्तों, जो सूर्य से आने वाली जो येलो वॉयलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकने का काम ओजोन परत करती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में देखने को मिलती है। ये भी आप ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, समताप मंडल में। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और इसकी जो हाइट है 80 किलोमीटर तक है। पहला 13 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर और तीसरी परत की जो हाइट है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर आता है तापमंडल। मध्य मंडल के ऊपर है तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। ये मध्य मंडल से 10 ऊपर वाला है। ये लगभग 80 से लेकर 400 किलोमीटर एरिया तक फैली है। यही आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। ठीक है, थर्मोस्फीयर का आयन मंडल। और उसके बाद आता है दोस्तों एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों ये 5 लेयर हैं वायुमंडल की जो हमने बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, लगभग क्या पूरा ही 78.03%। ये एकदम एक्यूरेट डेटा होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमें धरती पे देखने को मिलता है वायुमंडल पे। उसके बाद है ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%, 20.9%। ठीक है, उसके बाद तीसरे सबसे ज़्यादा है वो है आर्गन, आप देख रहे हैं 0.90। उसके बाद अदर गैसेज जो 0.17 और उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये गैसों का प्रतिशत है, तमाम गैसों का कितना प्रतिशत है वो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा बादल पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कई तरह के बादल होते हैं। जैसे हम बादल देखते हैं, इनके कई टाइप होते हैं, लगभग 10 टाइप के बादल होते हैं। जो कम ऊंचाई पे पाए जाते हैं उनको कहते हैं निम्बोस्टेट। जो कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं उनको कहते हैं निम्बोस्टेटस। ठीक है, ये बादल आमतौर पर आसमान से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और जमीनी स्तर पर ये बनते हैं। ठीक है, और इनको जमीनी स्तर पर होने वाले इन बादलों को हम वैज्ञानिक रूप से कोहरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बादलों के कुछ टाइप है, 10 टाइप के बादल होते हैं। देखो, क्यूमुलस, स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस, एल्ट्रोस्टेटस, सीरस, सीरोस्टेटस। ये कुछ 10 टाइप के टोटल क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं। तो जो सबसे कम ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं उनको कहते हैं निम्बोस्टेटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है, वो किस चीज़ को इंगित करती है? बारिश को, आंधी को, सुहाने मौसम को, अत्यधिक ठंड को? तो दोस्तों जो एकदम अचानक गिरावट आती है उसका मतलब होता है तूफान। तूफान आने वाला है या आंधी आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। यदि रीडिंग बहुत तेजी से नीचे आ रही है इसका मतलब तूफान होने वाला है, अगले 5-6 घंटों के अंदर तूफान आने वाला है। अन्यथा अगर रीडिंग धीरे धीरे धीमी गिरावट का पता चल रहा है कि गिरावट तो हो रही है पर अचानक नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में कम दबाव है, वहाँ गुजर रहा है और वहाँ पे बारिश होने की संभावना, और अचानक जब गिर रही है तो वहाँ पे तूफान की पूरी आशंका रहती है। ठीक है, नम हवा के तेजी से ऊपर चढ़ने से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? अगर नम हवा अगर धरती से ऊपर की ओर चढ़ रही है दोस्तों, उसका मतलब वहाँ पे ओले गिरने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ बारिश नहीं, ओले गिरने वाले हैं। देखिए, इसको कहते हैं हेल। यहाँ पे ये जो वातावरण देख रहे हैं इस टाइप का यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जब नम हवा ऊपर जाएगी। क्या होता है? ओले नम हवा के तेजी से ऊपर उठने के कारण उत्पन्न होते हैं। 5 mm व्यास वाले बर्फ के कठोर कण जो क्यूमुलोनिम्बस बादलों की वजह से गिरते हैं और आमतौर पर गरज के साथ ही गिरते हैं, ओलावृष्टि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हेल, HAIL, ये आप देख रहे हैं। इस नम हवा के ऊपर उठने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये देखो, मिस्ट ऐसी होती है, रेन ऐसी होती है, फॉग, ये आप धुआं देख रहे हैं ना, धुंध ऐसी होती है, ड्यू ऐसी होती है, ओस और स्नो इस टाइप का होता है। आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप की ये बारिशें कह सकते हैं हम। ठीक है, अगला है दोस्तों, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है मतलब इस रीजन की वजह से हमें यहाँ पे वायुमंडल देखने को मिलता है धरती के ऊपर। इसका मुख्य रीजन दोस्तों एक है पृथ्वी में पाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसकी वजह से हमें वायुमंडल देखने को मिलता है। पृथ्वी के वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण है और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गैसें बाहरी अंतरिक्ष में नहीं भाग पाती और पृथ्वी के करीब बनी हुई रहती है। गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को पृथ्वी के करीब सघन बनाता है। यहाँ पर ही ये एकदम चारों तरफ घेरा बना के रखते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ऊपरी परतें जो निचली वाली परतें उनके ऊपर दबाव बना के रखती है और यहाँ पर वो धरती के आसपास ही पूरा वायुमंडल बन जाता है, जो वायुमंडल हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था।
ठीक है। तो यहाँ पे वायुमंडल बनने का पृथ्वी के ऊपर सबसे मेजर रीजन है वो है गुरुत्वाकर्षण, जो हवाओं को रिलीज नहीं करता है और दूर वो अंतरिक्ष में जाने नहीं देता है और धरती के आसपास खींच के रखता है। इसकी वजह से हमारा वायुमंडल बना है। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं के कणों पर पानी की छोटी छोटी बूंदों का घना द्रव्यमान है, वो क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परतों पर जो धुएं के कण हैं उनको कहते हैं दोस्तों स्मॉग या धुंध। ठीक है, अभी हमने 3-4 तरीके की चीजें बताई थी यहाँ पे इस फोटो के अंदर। तो ये धुआं और जो फॉग है इसका हम बात कर रहे हैं। ये एक टाइप का प्रदूषण ही है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण के रूप में ही जाना जाता है। देखते हैं कैसे। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं के कणों पर पानी की छोटी छोटी बूंदों पर घना द्रव्यमान स्मॉग कहलाता है। ये जो घना द्रव्यमान है स्मॉग कहलाता है। ठीक है, स्मॉग एक तरह का वायु प्रदूषण ही है जिसका नाम मूल रूप से हवा में धुएं और कोहरे के मिश्रण के कारण पड़ा है। इसकी वजह से हवा में धुआं और कोहरे के मिश्रण के कारण यहाँ पे स्मॉग इसका नाम पड़ा है। कोयले के जलने और धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण के कारण भी ये स्मोक यहाँ पे पैदा होता है, जो कोयले के जलने की वजह से उत्पन्न होता है। तो कुल मिला के वायु प्रदूषण का एक रीजन है स्मोक या धुंध। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और जल वाष्प जो सक्रिय गैसेज है आपको पता है। तो निष्क्रिय गैस है आर्गन। आर्गन जो तीसरी सबसे बड़ी गैस है, सबसे ज्यादा आपने बात की थी नाइट्रोजन 78%, फिर 21% ऑक्सीजन, फिर जो मात्रा सबसे ज्यादा आती है ऑर्गन की तीसरे नंबर पे, और ये सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस है। वायुमंडल में मौजूद रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है वो आर्गन है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑर्गन है लगभग 1% 0.93% मौजूद रहती है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में मौजूद तीसरी सबसे ज्यादा में मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। देखो अभी हमने 78%, 21% और तीसरे नंबर पर जो गैस है वो है CO2 से भी ज्यादा है आर्गन। ठीक है, 0.93। आर्गन वायुमंडल में मौजूद सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस है जो हमें अभी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत जिम्मेदार है? तो रेडियो तरंग है उनका विक्षेपण कौन सी वायुमंडल की जो परत है वो करती है? तो उसके लिए है आयन मंडल। आयन मंडल ही रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। तापमंडल के निचले भाग में 100 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में वायुमंडलीय गैसों का आयनीकरण होता है। जो तापमंडल है, ठीक है, वहां पर 100 से 400 किलोमीटर एरिया है, ठीक है, वहां पर इनका सबसे ज्यादा जो किरणें हैं उनका आयनीकरण होता है। इसी कारण इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम आयन मंडल है। आयन मंडल सौर विकिरणों द्वारा आयनीकृत होता है, आयनित होता है। 250 किलोमीटर पर आयनित कणों को अधिक सांद्रता रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का विक्षेपण के लिए भी ये आयन मंडल जिम्मेदार है। कुल मिला के रेडियो तरंगों का विक्षेपण कहाँ पर होता है? तो हम सीधा बताएंगे आयन मंडल, जो पृथ्वी के तल से चौथी हमारी परत है वायुमंडल की, ऊपर से दूसरी एक्सोस्फीयर के बाद जो आती है वो है आयन मंडल, और नीचे से बात करें तो ये आती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आता आयन मंडल, चौथी लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के संपर्क तल को किस रूप में जाना जाता है या क्या नाम में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोपॉज ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत है और दूसरी परत है जो समताप मंडल, इनके बीच में ट्रोपोपॉज पाया जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को ट्रोपोपॉज द्वारा अलग किया जाता है। ये दोनों परतों के बीच में बनी हुई एक सीमा रेखा है। ये परत समुद्र तल से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये है ट्रोपोपॉज जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, संपर्क तल के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो वायुमंडल की प्रक्रिया है इसके अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको मौसम विज्ञान कहते हैं। अगर इसका सही नाम देखा जाए तो दोस्तों इसका नाम है मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी जो मौसम विज्ञान है और यही वायुमंडल की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या एरोलॉजी कहते हैं। एक होगा मौसम विज्ञान जिसको मेटीरियोलॉजी कहते हैं जो प्रक्रियाओं का अध्ययन है, और जो ऊपरी परत का अध्ययन है उसको कहते हैं वायु विज्ञान या एरोलॉजी। और निचली जो परत है दोस्तों उसको कहते हैं ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, ऋतु विज्ञान को कहते हैं मेट्रोलॉजी, वायु विज्ञान को कहते हैं एरोलॉजी, और मौसम विज्ञान जो वायुमंडल की प्रक्रियाओं का अध्ययन है उसको कहते हैं मेटीरियोलॉजी। ये तीनों मिलते जुलते शब्द है पर आपको तीनों डेफिनेशन पता होने चाहिए।
लंबे समय के मौसमी पैटर्न के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारा ये कवर किया गया टॉपिक आपको पसंद आया है। अगर आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूबल टॉपिक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।